सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इसके पिछली वीडियो में मैंने गलता लोहा पाठ लिखने वाले शेखर जोशी का जीवन परिचय बताया था और गलता लोहा पाठ का आरंभ भी किया था। इसके मुख्य पात्र मोहन और धनराम हैं। मोहन ब्राह्मण परिवार से संबंधित है या ब्राह्मण परिवार का लड़का है और जो धनराम है वह लोहार जात का लड़का है। दोनों ही अपने जीवन की पुरानी यादों में खो जाते हैं और वह यादें क्या थी? स्कूल जीवन की यादें। स्कूल जीवन की यादों में उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण त्रिलोकीनाथ सिंह मास्टर साहब थे, जिनको याद करके वो खुश होते हैं और आपस में दोनों लोग उनकी चर्चा करने लगते हैं। अब यह पैसे भाग मैंने पढ़ाया था, अब इसका अगला भाग पढ़ाने चल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मोहन को लेकर मास्टर त्रिलोक सिंह को बड़ी उम्मीद थी। कक्षा में किसी छात्र को कोई सवाल न आने पर वही सवाल वे मोहन से पूछते और उनका अनुमान सही निकलता। कहने का तात्पर्य ये कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता था त्रिलोकीनाथ सिंह द्वारा तो मोहन ही उसका जवाब दे पाता था। अगर यदि कोई बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाता था तो अंत में मोहन उठ खड़ा होकर उसका उत्तर बताता था। ठीक उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट कर देता और तब वे उस फिसड्डी बालक को दंड देने का भार मोहन पर डाल देते। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही मोहन उत्तर सही देता था तो फिसड्डी मतलब कमज़ोर बालक जो उत्तर नहीं दे पाता था तो मोहन को यह जिम्मेदारी दे दी जाती थी कि वही उनको अब जो भी दंड देना है देगा। अब क्या कहते थे? पकड़ इसका कान और लगवा इससे 10 उठक बैठक, वे आदेश देते। धनराम भी उन अनेक छात्रों में से एक था जिसने त्रिलोक सिंह मास्टर के आदेश पर अपने हमजोली मोहन के हाथों कई बार बेंत खाए थे। बेंत मतलब छड़ी होती है, जैसे लकड़ी की छड़ी, उससे मार खाया था या कान खिंचवाए थे। मोहन के प्रति थोड़ी बहुत ईर्ष्या रहने पर भी धनराम प्रारंभ से ही उसके प्रति स्नेह और आदर का भाव रखता था। इसका एक कारण शायद यह था कि बचपन से ही मन में बैठा दी गई जातिगत हीनता के कारण धनराम ने कभी मोहन को अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा, बल्कि वह इसे मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। ये कहने का तात्पर्य है कि मोहन का अधिकार ही समझता रहा था। ये देखिए, जातिगत जो विभाजन था अपने देश में वह इस प्रकार था कि जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। ब्राह्मणों को परंपरागत एक मनोदशा चली आ रही थी कि ब्राह्मणों को सिर्फ शिक्षा लेने का अधिकार था, बाकी अन्य वर्ग को शिक्षा लेने का अधिकार नहीं प्राप्त था। उसी मनोदशा से धनराम भी पीड़ित था। इसीलिए सोचता था कि चलिए ठीक है, मुझे नहीं आता, मोहन को आ रहा है, क्योंकि उसको यह परंपरा के तौर पर, संस्कृति के तौर पर उसके परिवार से मिला है, इसीलिए अधिकार ही समझता है। बीच में त्रिलोक सिंह मास्टर का यह कहना है कि मोहन एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनकर स्कूल का और उनका नाम ऊंचा करेगा। धनराम के लिए किसी और तरह से सोचने की गुंजाइश ही नहीं रखता था। कहने का मतलब धनराम अपने वही परिवार के पेशे में, व्यवसाय में लगना था, इसलिए वह और कुछ अधिक सोचता नहीं था और पढ़ने में भी कमज़ोर था। और धनराम वह गांव के दूसरे खेतिहर या मजदूर परिवारों के लड़कों की तरह किसी प्रकार तीसरे दर्जे तक ही स्कूल का मुंह देख पाया था। तीसरे दर्जे मतलब तीसरी कक्षा तक ही पढ़ पाया था। त्रिलोक सिंह मास्टर कभी कभार ही उस पर विशेष ध्यान देते थे। एक दिन अचानक ही उन्होंने पूछ लिया था, धनुआ तेरा का पहाड़ा सुना? तो धनुआ मतलब धनाराम को धनुआ कहकर बुलाते थे और कहें 13 का पहाड़ा सुना। 12 तक का पहाड़ा तो उसने किसी तरह याद कर लिया था, लेकिन 13 का ही पहाड़ा उसके लिए पहाड़ हो गया था। कहने का तात्पर्य पहाड़ हो जाने का तात्पर्य है, मुहावरा है एक प्रकार का, कि वह उसे याद नहीं कर पा रहा था, बहुत ही मुश्किल हो रही थी उसे। आगे देखते हैं। 13 एकम 13, 13 दूनी 24, सटाक 1 संटी उसकी पिंडलियाँ पर माँ साहब ने लगाई, मतलब हाथों पर एक छड़ी मारते हैं कि वह टूट गई। गुस्से में उन्होंने आदेश दिया, जा नाले से एक अच्छी मजबूत संटी तोड़ कर ला। मतलब धनराम को ही मारना था, धनराम से ही वो दंडित छड़ी तोड़वा कर मंगाते हैं, फिर तुझे 13 का पहाड़ा याद
कराता हूँ मास्टर साहब, त्रिलोकीनाथ सिंह ने ऐसा कहा। त्रिलोक सिंह मास्टर का यह सामान्य नियम था, सजा पाने वाले को ही अपने लिए हथियार भी जुटाना होता था। हथियार मतलब संटी या छड़ी जिससे वो मारा करते थे। और जाहिर है बलि का बकरा अपने से अधिक मास्टर के संतोष को ध्यान में रखकर टहनी का चुनाव ऐसे करता है जैसे वह अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे को दंडित करने के लिए हथियार का चुनाव कर रहा हो। कहने का तात्पर्य मास्टर साहब की मनोदशा को समझकर जो भी बालक दंडित हुआ करता था वह थोड़ी मजबूत ही संटी या छड़ी लाया करता था, ताकि और ऐसा जान पड़ता जैसे कि वह अपने मार खाने के लिए नहीं ला रहा है बल्कि किसी और को मार खाने के लिए ले जा रहा होता है। धनराम की मंद बुद्धि रही हो या मन में बैठा हुआ डर कि पूरे दिन घोटा लगाने पर भी उसे 13 का पहाड़ा याद नहीं हो पाया था। घोटा मतलब घोटने मतलब निगलने का तात्पर्य याद करने से है। मतलब 13 का पहाड़ा दिन भर अगर याद करता था तो उससे याद नहीं हो पाता था। छुट्टी के समय जब मास्टर साहब ने उसे दोबारा पहाड़ा सुनाने को कहा तो तीसरी सीढ़ी तक पहुँचते वह फिर लड़खड़ा गया। कहने का मतलब 13 कम 13 पढ़ा, फिर 13 दूनी 26 पढ़ा, 13 तिया 39 न पढ़कर फिर से गलत पढ़ दिया। लेकिन इस बार मास्टर त्रिलोकी सिंह ने उसके लाए भेद का उपयोग करने की बजाय जबान की चाबुक लगा दी। मतलब मुंह से उसे डांटा फटकारा। तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे। लोहा भरना मतलब बुद्धि का मोटा होना। कहने का तात्पर्य पहली बात तो यहाँ से अर्थ लगाया जा सकता है कि धनराम एक लोहार का लड़का था। लोहार क्या करता है कि लोहे को पीट कर उसके आकार प्रकार को बदलता है। इसलिए मास्टर साहब ने कहा कि तेरे दिमाग में लोहा है भरा हुआ, अर्थात तू लोहे का ही काम कर सकता है, पढ़ने लिखने का कार्य से होने से रहा। आगे कहते हैं त्रिलोकीनाथ सिंह, विद्या का ताप कहाँ लगेगा इसमें। कहने का तात्पर्य है कि इस तेरी बुद्धि और दिमाग में तो लोहा है, इसमें विद्या का ताप, विद्या की ऊर्जा लगने वाली नहीं है। इसमें विद्या तेरे दिमाग में घुसने वाली नहीं है। अपने थैले से 5-6 दरातियाँ मतलब चारा काटने वाले हथियार की बात की जा रही है। त्रिलोकीनाथ सिंह अपने थैले से 5-6 दरातियाँ निकालकर उन्होंने धनराम को धार लाने के लिए पकड़ा दी थी। किताबों की विद्या का ताप लगाने का सामर्थ्य धनराम के पिता की ही नहीं थी। धनराम हाथ पैर चलाने लायक हुआ था कि बाप ने उसे धौकनी फूंकने, कहने का मतलब आग में जिससे फूंका जाता है उसे धौकनी कहते हैं, या सान लगाने के कामों में उलझाना शुरू कर दिया। सान लगाना मतलब आग, लकड़ी उकड़ी रखकर आग जलाने को सान लगाना कहते हैं। और फिर धीरे धीरे हथौड़े से लेकर घर चलाने की विद्या सिखाने लगा। हथौड़े की चोट कितनी होनी चाहिए और घन की चोट कितनी होनी चाहिए, इसका ज्ञान वह धीरे धीरे अपने पुत्र धनराम को सिखाने लगा। फ़र्क इतना ही था कि जहाँ मास्टर साहब सिंह त्रिलोकीनाथ सिंह उसे अपनी पसंद की बेंत चुनने की छूट देते थे, वहाँ गंगाराम इसका चुनाव स्वयं करते थे। कहने का मतलब मास्टर साहब वहाँ पढ़ने के लिए मारते थे, गंगाराम यहाँ जो भी उनके पास दिखाई देता था उसी से धनराम को पीटते थे। और जरा सी गलती होने पर छड़, उनके पिता गंगाराम जी जरा सी गलती होने पर उसे छड़, बींत, हत्था जो भी हाथ लग जाता था उसी से अपना प्रसाद दे देते, अर्थात उसको पीटते थे। एक दिन गंगाराम अचानक चल बसे, अर्थात धनराम के पिताजी की मृत्यु हो गई। धनराम ने सहज भाव से उनकी विरासत मतलब लोहार का काम जो किया करते थे उनके पिता, वही विरासत संभाल ली। और पास पड़ोस के गांव वालों को याद नहीं रहा वे कब गंगाराम के ऑफर को धनराम का ऑफर कहने लगे थे। गंगाराम का ऑफर कहने का मतलब यह उपमा दी जाती, जो जैसा काम करता था उसको उस काम की उपमा दी जाती थी। पहले गंगाराम लोहार के यहाँ चलना है ऐसा लोग कहते थे, लेकिन अब धीरे धीरे धनराम के घर चलकर लोहे का काम कराना है या पिटवाना है, धार लगवानी है, ये काम करवाने लगे धनराम से। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन ने छात्रवृत्ति, देखिए अब दूसरा भाग आरंभ होता है मोहन का। मोहन के जीवन का संघर्ष यहाँ से दिखाई देने लगता है। प्राइमरी स्कूल की सीमा लागते ही मोहन ने छात्रवृत्ति प्राप्त कर त्रिलोक सिंह मास्टर की भविष्यवाणी को किसी हद तक सिद्ध कर दिया तो साधारण हैसियत वाले यजमानों की पुरोहिताई करने वाले वंशीधर तिवारी का हौसला बढ़ गया और वे भी अपने पुत्र को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का स्वप्न देखने लगे। पीढ़ियों से चले आते पैतृक धंधे ने उन्हें निराश कर दिया था। पैतृक धंधा उनका था पुरोहिती करना, यजमानी करना। दान दक्षिणा के बूते पर वे किसी
तरह परिवार का आधा पेट भर पाते थे। मोहन पढ़ लिख कर वंश का दारिद्र्य मतलब गरीबी मिटा दे, यह उनकी हार्दिक इच्छा थी। लेकिन इच्छा होने भर से ही सब कुछ नहीं हो जाता। आगे की पढ़ाई के लिए जो स्कूल था वह गांव से 4 मील दूर था। 2 मील की चढ़ाई के अलावा बरसात के मौसम में रास्ते में पड़ने वाली नदी की समस्या अलग थी। तो भी बंशीधर ने हिम्मत न हारी और लड़के का नाम स्कूल में लिखा दिया। बालक मोहन लंबा रास्ता तय कर स्कूल जाता और छुट्टी के बाद थका मांदा घर लौटता तो पिता पुराणों की कथाओं में विद्या व्यसनी बालकों का उदाहरण देकर उसे उत्साहित करने की कोशिश करते रहते। कहने का तात्पर्य है कि जैसे ही 4 मील दूर स्कूल था, जो नया स्कूल था धनराम ने जहाँ प्रवेश लिया था, आते जाते वो थक जाया करता था। तो शाम के समय उनके पिता जो बंशीधर थे उन्हें अच्छे बालकों के चरित्र के बारे में बताते, विद्या कैसे उन्होंने ग्रहण की, कैसे वह सफल हुए अपने जीवन में, इन सारी बातों से मोहन को उत्साहित किया करते थे ताकि उसकी जो थकान है, जो शिक्षा के प्रति लगाव है, वह बना रहे और थकान भी दूर हो जाए। आज यहीं पर इस पाठ को समाप्त करते हैं। इसका अगला भाग लेके कल प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।